जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और इसको बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। बस ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है, उसके बाद यूं ही आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि रजा व शाह पहलवी के सुधारों का वर्णन करना। ठीक है, जो रजा शाह पहलवी थे उसके सुधारों का वर्णन करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि रजा शाह पहलवी कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक देश का नाम है, ये जो पूरा देश आपको दिख रहा है ना, ये हमारा जो देश है वो ईरान है। ठीक है, और यहाँ के जो राजा थे ना, यानी यहाँ के जो राजपाट चलाने वाले थे ना, उसी व्यक्ति को कहा गया, उसी महान राजनेता को कहा गया है रजा शाह पहलवी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे इसको शासक माना जाता है, लेकिन ये तानाशाही शासक भी थे। तानाशाही मतलब जो अपना एटीट्यूड वाले होते हैं ना, गुस्सा टाइप के, कि कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता है, तो ये भी एक तानाशाही राजा ही थे। ठीक है, दूसरे राजाओं की जैसा अपने मन को सुनने वाले, लेकिन इन्होंने ईरान में बहुत कुछ बदलाव किया जो शायद ही कोई आकर के यहाँ पर बदलाव करता। भले तानाशाही जरूर थे, ठीक है, लोगों को डांटने फटकारने का काम जरूर करते थे, उसको अपना नियंत्रण में रखते थे लोगों को, लेकिन उन्होंने जो ईरान में बदलाव किया ना, वो काबिलियत तारीफ था इसका। ठीक है, तो वही बताया गया दोस्तों कि ये ईरान हमारा एक देश है, इसमें चलाने वाले जो शासक थे, राजा थे, वो थे रजा शाह पहलवी, एक तानाशाही शासक थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो ईरान है ना, वो बहुत ही पिछड़ा देश था, बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। ठीक है, और यहाँ पर काबिलों में बांटा गया था, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था। ठीक है, जैसे कि मान लो कि देखो, यहाँ के लोगों का पहनावा ओढ़ावा अलग है, यहाँ का भाषा अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। तो यहाँ के लोगों का एक अलग मुखिया, एक अलग नेता होते थे, यहाँ के लोगों का अलग नेता होते थे, और यहाँ के लोगों का अलग नेता होते थे। तो ये जो ईरान है ना, वो अलग अलग, ईरान जो है वो अलग अलग काबिलों में क्या थे, बटे हुए थे, अलग अलग काबिलों में बटे हुए थे इराक। ठीक है, तो काबिले इसी को कहा गया जो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, और हर एक काबिला का उसको चलाने वाला एक मैन मुखिया, एक व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ को चलाने वाला एक अलग व्यक्ति है, यहाँ को चलाने वाला अलग व्यक्ति है, यहाँ को चलाने वाला अलग व्यक्ति है। तो ये सब अलग अलग थे ना, जिसकी वजह से वो देश को बांट रखे थे सारे लोग। ठीक है, तो उसी चीज़ को रजा शाह पहलवी ने ख़त्म करने का फैसला किया। तो ये जो कबीलों में बटा हुआ था ईरान, ठीक है, और विदेशी के दबाव में था। नहीं, विदेशी दबाव मतलब क्या, बाहर बाहर के जो देश थे ना, वो यहाँ पर ईरान में अपना दबदबा बना रहे थे, यानी इसको अपना दबाव में बना करके रखे थे। ठीक है, यानी दूसरे दूसरे जो देश है, विदेश के देश, बाहर वाले देश, वो ईरान को अपने कब्जे में कर रहे थे, यानी कि अपने दबाव में बना रहे थे, इसके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को भी हटाने का काम किया कौन, रजा शाह पहलवी। ठीक है, और क्या किया, ये सब चीज़ों से बचाया। ये बहुत पिछड़ा था ईरान, तो इसको बहुत आगे लेके गया। काबिले में जो अलग अलग काबिलों में बांटा गया था, उस सबको ख़त्म कर दिया गया। बाहर से जो देश क्या कर रहे थे, दबाव बना रहे थे, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो यही सब कुछ इन्होंने जो सुधार किए ना, उसी सुधार के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। देखो, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अगर बात करूं तो ईरान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था और बहुत सारे काबिलों में बटा हुआ देश था। ठीक है, विदेशी ताकतों के दबाव में जीने वाला भी देश था, यानी विदेश यानी बाहर बाहर देशों के दबाव इसके ऊपर था, और उसी तरीके से ईरान क्या कर रहे थे, जी रहे थे। ऐसे समय में 1925 की बात है, 1925 में राजा शाह पहलवी ने सत्ता संभाली, यानी कि ईरान की सत्ता को संभाले, ईरान को संभालने का काम किया। वे ईरान के इतिहास में एक युग पुरुष बनकर के उभरे। ठीक है, यानी कि वो ईरान के इतिहास में युग पुरुष के ना उभरे। ठीक है, युग पुरुष मतलब क्या होता है, युग मतलब बहुत सालों तक इन्होंने यहाँ पर रहा और परिवर्तन किया, इसीलिए बोला जाता है युग पुरुष, यानी बहुत सारे समय तक, बहुत सारे युग तक इन्होंने रहे यहाँ पर। ठीक है, राजशाह ने ईरान को रूढ़िवादिता से बाहर निकाल करके, रूढ़िवादिता मतलब जो पुरानी सोच था, पुरानी परंपरा था, उसको से बाहर निकाल करके एक आधुनिक, यानी कि एक नया शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र, यानी कि खुद के कमाई पर चलने वाला देश, खुद के पैरों पर चलने वाला देश को बोलते हैं आत्मनिर्भर राष्ट्र के, बनाने का संकल्प ले लिया। कौन, जो यहाँ के राजा थे, राजशाह पहलवी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाया ना, कि हम ये सब चीज़ों को सुधार के रहेंगे और ईरान को बदल के रहेंगे, उसको एक नया वाला देश बनाएंगे, तो उन्होंने जो भी ये सब चीज़ों के लिए सुधार किया, उन्हें ही राजशाह के आधुनिक सुधार कहा जाता है। यानी राजा शाह जो राजा थे, उसके आधुनिक सुधार मतलब जो नया नया सुधार हुआ, वो चीज़ कहा जाता है, यानी कि राजा शाह के आधुनिक सुधार कहा जाता है, जिसने ईरान की पूरी तस्वीर को क्या कर दिया, बदल दिया।
अब देखते हैं दोस्तों राजाशाह पहलवी के सुधार कि इन्होंने क्या क्या सुधार किए। अब ये आगे देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने क्या क्या सुधार किए। ठीक है, तो राजाशाह ने, जो राजाशाह थे ना, वो राजाशाह ने पहले ईरान में केंद्र सरकार बहुत ही कमज़ोर थी और स्थानीय कबीलों के सरदारों का बोलबाला था। यानी कि जब तक राजा शाह नहीं आए थे, ठीक है, इससे पहले ईरान में जो भी सरकार थी ना, जो केंद्र सरकार मतलब जो पूरा देश को चलाने का काम करती, ठीक है, वो बहुत ही कमज़ोर थी। ठीक है, और स्थानीय काबिलों के सरदारे का बोलबाला था और अलग अलग जो काबिले के क्षेत्र थे ना, वहाँ पर अलग अलग काबिलों के सरदार, यानी कि काबिलों का जो मेन मालिक होता था उसको सरदार कहा गया है। मतलब ये ईरान है तो यहाँ पर एक अलग जगह है, ये एक अलग काबिला है लोगों को, और इसका सरदार अलग है, इसका सरदार अलग है, इसका सरदार अलग है, ये सब अलग अलग अपने हिस्सों को बांट के चला रहे हैं। तो आखिर सरकार यहाँ आके करेगी क्या? तो सरकार कमज़ोर थी और स्थानीय काबिल यानी कि जो वहाँ के लोकल काबिल जो थे ना, उसके सदस्य यानी कि उसका सरदार का बोलबाला था। काबिलों का दमन किया। सबसे पहले जब राजा शाह आए ना, तो काबिलों का ख़त्म किए। ठीक है, इन्होंने अपने अपने जो व्यक्ति चला रहे थे ना काबिलों को, उसको सबसे पहले ख़त्म किया गया। उन्होंने सबसे पहले देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने जो विद्रोही काबिलों था ना उसको कुचला, और जो अपने आप को ये हीरो समझते थे, ये अपने नेता बना रखे थे एक एक व्यक्ति को, सारे लोग, वो सब खत्म कर दिया गया। मजबूत केंद्र सरकार, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना किए। ठीक है, नेक्स्ट है सामंतवाद का अंत। ये सामंतवाद कौन लोग थे? देखो, स्थानीय जमींदार लोग, जो जमींदार लोग थे सो, और जो सरदार थे सो। ठीक है, सरदार कौन थे? काबिले के जो मेन मुखिया थे, मेन मालिक थे वो। तो वहाँ के जो जमींदार थे सो, सरदार थे सो, अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो समझते थे। ठीक है, इसकी ताकत को ख़त्म करके सीधे तेहरान यानी कि राजधानी का नियंत्रण स्थापित किया। देखो, तेहरान जो था वो ईरान का राजधानी था, तो राजधानी का नियंत्रण स्थापित किया। इसका मतलब क्या है कि इन जमींदारों और सरदारों का जो ताकत था उसको ख़त्म कर दिया गया, और पूरा देश पर जो ताकत है वो किसका नियंत्रण होने लगा? तेहरान का, यानी कि उसके राजधानी का। उसके राजधानी का मतलब दोस्तों केंद्र सरकार का। हम बोलेंगे पूरा देश में जो हमारा राजधानी का नियंत्रण है, इसका मतलब हमारे जो देश पर नियंत्रण हो हमारे प्रधानमंत्री का नियंत्रण है, क्योंकि वो केंद्र सरकार है। ठीक है, और जो में केंद्र सरकार हमारे दिल्ली में बैठती है, तो वही चीज़ कहा गया है, राजधानी का नियंत्रण है, इसका मतलब केंद्र सरकार का नियंत्रण है। ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेना। इन्होंने राष्ट्रीय सेना का मजबूती किए। ठीक है, राजा शाह खुद एक सैनिक भी थे, खुद भी एक सैनिक रह चुके थे, इसलिए वे जानते थे कि बिना मजबूत सेना के देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए उन्होंने अलग अलग काबिलों की सेनाओं को ख़त्म कर दिया। जो अलग अलग काबिले वाले जो लोग थे ना, और जो अपना अलग अलग सेना बना रखे थे, यानी कि एक मैन मुखिया बना रखे थे, ठीक है, वो सबको सबसे पहले क्या कर दिया? उन्होंने ख़त्म कर दिए। काबिले जो लोग थे ना, अपना अलग अलग जगह पर काबिले लोग भी छोटे छोटे सेना रखते थे, उसको ख़त्म करके एक राष्ट्रीय सेना बनाया गया, यानी जो अपने राष्ट्र के लिए लड़े। ये नहीं कि अपने ही जगह, अपने ही देश के अंदर छोटे छोटे जगहों के लिए सब लड़े। ठीक है, नेक्स्ट है अनिवार्य सैन्य सेवा। यानी ये अनिवार्य कर दिया गया कि हर एक व्यक्ति लगभग 2 वर्ष तक क्या करेगा? सेना में जाकर सेवा देगा, नहीं सेना में जाकर के काम करेगा। देश के सभी युवाओं के लिए 2 वर्ष की सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है आधुनिक हथियार। पश्चिमी देशों मतलब जो ताकतवर देश थे उसी को बोला जाता है पश्चिमी देश, उससे आधुनिक हथियार मतलब नया नया हथियार खरीद लिए। ठीक है, और सैनिकों को यूरोपीय देशों के आधार पर ट्रेनिंग दिया गया। जो यूरोपीय देश, बाकी और यूरोप के अंदर बहुत सारे देश थे, तो उसमें से जो ताकतवर सैनिक थे ना, तो उसको किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता था, तो वही बताया जा रहा है कि यूरोप के देशों के आधार पर भी देख सीख करके ये भी अपने सेनाओं को वैसा ही ट्रेनिंग देते थे ताकि मजबूत हो। नेक्स्ट है ट्रांस ईरानी रेलवे। एक नाम है जो ईरान में चलने वाला रेल था। ठीक है, यह उनका सबसे बड़ा काम था, जो कि एक रेलवे चला रहे थे जिसका नाम था ट्रांस ईरानी रेलवे। उन्होंने बिना किसी विदेशी कर्ज के, यानी कि कोई भी देश से इन्होंने कर्ज नहीं लिया, केवल चाय और चीनी पर टैक्स लगा करके, क्योंकि ईरान में उस टाइम चाय और चीनी वगैरह ये सब चलता था, तो यही सब पर टैक्स लगा करके एक विशाल रेलवे नेटवर्क बनाया। इससे क्या हो गया? व्यापार करना आसान हो गया, सेना की आवाजाही बहुत ही आसान हो गया। अब सेना जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हैं, पहले आने जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था।
नेक्स्ट है उद्योगों की स्थापना। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े उद्योगों का भी स्थापना किया। देश में कपड़ा, चीनी, सीमेंट और माचिस जैसे नए नए कारखाने खोले गए ताकि विदेशी सामानों पर निर्भर कम हो सके, ताकि जो हम विदेशी सामान आने की दूसरे देशों के सामान का प्रयोग कर रहे हैं वो उन लोगों का ना करके हम अपने देश का खुद का ही प्रयोग करेंगे, इससे हमारा भी फायदा होगा। राष्ट्रीय बैंक का निर्माण किया गया। ईरान का अपना केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय मतलब जो पूरे देश के लिए, ठीक है, एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ए मली, इसका एक नाम है, ठीक है, स्थापित किया गया। और मुद्रा को सुधारा गया। मुद्रा मतलब होता है करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पैसा क्या रुपया है, तो हम बोलेंगे हमारे देश में रुपया को बदला गया, उसमें परिवर्तन लाया गया कि नहीं अब ये सब सिक्के नहीं चलेंगे, ये सब नोट फट जाते नहीं चलेंगे, बढ़िया नोट चलेंगे, इस तरह से कुछ बदलाव करना, ठीक है। तो मुद्रा को भी सुधारा गया, ठीक है, यानी करेंसी को सुधारा गया। न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण, यानी कि उस समय जो न्याय लोगों को दिया जाना था, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के प्रति अगर कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तो उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया, मतलब उसमें बदलाव किए गए, नए नए बदलाव किए गए। पहले ईरान में इस्लामी कानून के तहत फैसले होते थे, यानी पहले जो भी फैसला हुआ करता था ना वो इस्लामी को देख करके किया करता था, क्योंकि वहाँ पर कानून ही जो था ना वो इस्लामी कानून था। हमारा भारत देश में ना तो इस्लामी कानून है ना तो हमारा हिंदू का कानून है, वो सभी देश की सभी जनता जितने भी हम लोग भारत में वो सबके लिए एक कानून है। लेकिन वहाँ पर क्या था पता है, वहाँ पर इस्लामी कानून बनाया गया था, जो कि कोई भी अगर कानून बनता था तो इस्लाम को देख कर के ही फैसला लिया जाता था। राजा शाह ने फ्रांस के कानून पर आधारित एक नई सिविल कोड लागू किया। जो राजा से थे ना वो फ्रांस को देखे कि वहाँ पर किस प्रकार से कानून का सिस्टम है, उस कानून को देख करके इन्होंने एक नई सिविल कोड लागू किया, यानी कि नई नीति लागू की है, ठीक है। और न्यायपालिका को उलेमाओं के नियंत्रण से मुक्त किया। यहाँ पर उलेमाओं की जगह आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों कि न्यायपालिका को जो इस्लामी कानून था ना उसी के अनुसार से न्याय लोगों को मिलता था। तो अब क्या था, न्यायपालिका को इस्लामी कानून के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, मतलब अब सही तरीके से न्याय मिलेगा सभी लोगों को। अब न्याय सिर्फ इस्लामी कानून के तरफ होकर के फैसला नहीं करेगी, बल्कि जो भी होगा वो साफ और निष्पक्ष फैसला करेगी। पोशाक में बदलाव, पोशाक मतलब होता है पहनावा ओढ़ावा, तो इसमें भी बदलाव किया गया। पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक जो है उसकी जगह पश्चिमी सूट, यानी जो पुरानी पोशाक था ना पुरुषों के लिए पहनने के लिए उसको हटा दिया गया और नए नए पश्चिमी सूट और टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया गया कि सूट और टोपी पहनना सबको। बताओ ये सब कौन बदलाव करता भाई। ईरान का नामकरण, ईरान का नाम ही बदल दिया, ठीक है। 1935 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर दुनिया से ये कहा कि उनके देश को फारस के बजाय ईरान कहा जाए। पहले ही जो अभी हम लोग ईरान ईरान बोल रहे हैं ना, ये पहले फारस था, ठीक है। अब दुनिया में इन्होंने ये कहा कि अब इसको फारस नहीं बोलोगे, ईरान बोलोगे, जो उनके गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है कि इन्होंने नाम ही बदल दिया, ठीक है, जो इसके गौरवशाली इतिहास को दिखाता है। अगर आप ये सब को समझ रहे हैं दोस्तों और एग्जाम में मान लो कि ये पॉइंट्स आपको याद नहीं रहता कि गौरवशाली इतिहास को दर्शाता, तो बस यहीं तक लिख देना आपको, ठीक है। उसके बाद पर्दा प्रथा पर रोक, जो पहले महिलाएं लोग अपने मुंह पर नकाम या कपड़े बांध करके जाते थे वो सब सिस्टम को हटा दिया गया। 1936 में उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कोई सरकारी जगह है वहाँ पर महिलाओं के हिजाब या चादर पहनने पर कानूनी रोक लगा दिया गया, ठीक है, कि कोई भी अब पहनने की ज़रूरत किसी को नहीं है। हो सकता है दोस्तों बैंक में अगर गए और ये लोग पहन रहे हैं और बैंक में चोरी करके निकल जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इन लोग कौन है। तो जब भी अगर ये सरकारी स्थानों पर जाएंगे तो महिलाओं को हिजाब या चादर पहनने पर कानूनी कार्रवाई लगा दिया गया। शिक्षा और रोजगार, महिलाओं के लिए स्कूल विश्वविद्यालय के दरवाजे खोल दिए गए, उन्हें पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम करने और सरकारी नौकरियों में आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब जितना पुरुष काम कर रहा है उसी के साथ साथ स्त्री भी चाहे तो काम कर सकती है, जितना पुरुष नौकरी ले रहा है उतना महिला भी ले सकती है। इसी को बोला गया कंधे से कंधे मिलाकर के पुरुष की जैसा महिलाएं भी काम करना, नौकरियां करना शुरू करने लगी। नेक्स्ट है दोस्तों आधुनिक स्कूल, यानी कि नए नए स्कूल बनाए गए धार्मिक मदरसों की जगह, यानी कि पहले जो धर्म के आधार पर स्कूल कॉलेज होते थे ना उसकी जगह अब आधुनिक यानी नया और धर्मनिरपेक्ष स्कूल खोले गए कि अब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ विज्ञान की पढ़ाई, गणित की पढ़ाई और आधुनिक विषय पढ़ाए जाने लगा। आधुनिक विषय मतलब नया नया विषय पढ़ाए जाने लगे।
तेहरान विश्वविद्यालय, देखो 1934 में ईरान के पहले आधुनिक विश्वविद्यालय बनाया गया, तेहरान यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है वयस्क शिक्षा, इसका मतलब क्या है, जो लोग बचपन में पढ़ नहीं पाए थे ना, उनके लिए रात के स्कूल शुरू किए गए थे। जो लोग बचपन में नहीं पढ़ पाए हैं, अब दिन में पढ़ने जाएंगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगा, तो रात के स्कूल शुरू किए गए। ज़रा सोचिए कितने महान ये राजा हुआ करते थे। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो संक्षिप्त में कहा जाए तो रजा शाह पहलवी के सुधार ईरान के इतिहास में एक बड़े मोड़ की तरह था। यानी ईरान ने इस प्रकार से जो राजा शाह पहलवी थे वो ईरान में इस प्रकार से सुधार किए हैं कि हम बोल सकते हैं इतिहास में एक सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। ठीक है, ऐसा शायद ही को राजा कर पाते हैं। उन्होंने एक टूटे फूटे काबिले में बंटे और पिछड़े देश को, यानी जो ईरान बहुत ही पिछड़ा देश था, काबिलों में बटा था, अलग अलग काबिलों में बटा हुआ था। ठीक है, ये और पिछड़ा हुआ देश था। ठीक है, इस सब को बदल करके आधुनिक कानून यानी कि नया नया कानून, राष्ट्रीय सेना को तैयार किए, रेलवे का निर्माण किए और आधुनिक शिक्षा, नया नया शिक्षा दे करके एक सूत्र में सभी लोगों को बांधने का काम किए। हालांकि उनके काम करने का तरीका पूरी तरह तानाशाही था, मतलब तानाशाही से काम करते थे, गुस्सा से, एटीट्यूड से, जनता की बात नहीं सुनते थे, जिसमें जनता पर दबाव का इस्तेमाल किया गया था। यानी जनता पर ये दबाव करते थे, दबाव जनता को दबाने का भी काम करते थे ये, लेकिन हाँ ईरान के लिए काम जरूर किए। लेकिन यदि राजा शाह ने वे कड़े कदम ना उठाए होते तो ईरान कभी भी आधुनिक युग में प्रवेश नहीं कर पाते। मतलब अभी नया युग जो है ना, नया समय, इसमें ये प्रवेश कभी भी नहीं कर पाते, ये पिछड़ा ही रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।